नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, ज्ञान सिंधु कोचिंग क्लासेस पर आप जुड़ चुके हैं अरुणेश कुमार के साथ। चलिए हम लेकर के आ गए हैं आज आपके लिए अर्धवार्षिक परीक्षा का मॉडल पेपर। अर्धवार्षिक परीक्षाएं आयोजित होने वाली हैं। हमने सामान्य हिंदी कक्षा 12 के लिए करवा दिया है। ये साहित्यिक हिंदी कक्षा 12 के लिए पेपर है। चलिए एक बार शेयर कर दीजिए और मैं स्टार्ट करता हूं। चलो, ये समय आपका 3 घंटे 15 मिनट का रहेगा। तो और इसको मैं अभी अपडेट कर दूंगा। आप सभी वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसको अपडेट कर दूंगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक ऑलरेडी मैंने कक्षा 12 के लिए दे दी है और इसको अपडेट कर दूंगा। तो इस वीडियो के एंड में, अर्थात इस वीडियो की समाप्ति के बाद मैं अपडेट करूंगा, तो आप इस मॉडल पेपर की पीडीएफ को प्राप्त कर पाएंगे। पहले 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने। देखिए, ये जो मैंने पेपर दिया है सेम बोर्ड की मंशा पर आधारित है। यानी बोर्ड ने जैसा प्रारूप अपना दिया है सेम वैसा ही यह पेपर है। बोर्ड के हिसाब से पेपर ऐसा ही अर्धवार्षिक का बनना चाहिए। बाकी आपके कॉलेज में आपके अध्यापक यदि बनाते हैं तो वो कैसा मॉडल पेपर बनाते हैं आई डोंट नो। मैंने आपको जो पेपर दिया है ये सेम यूपी बोर्ड के मॉडल के अनुसार है। चलिए, बहुत मेहनत के बाद इसको टाइप करके मैं आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूं, तो ऐसे इसको जाया मत जाने दीजिए। एक बार इसको शेयर कर दीजिए, फिर मैं स्टार्ट कर देता हूं। थोड़ा सा अच्छा लगेगा क्योंकि शेयर करते हैं तो मोटिवेट होते हैं हम ना, लोग ज्यादा जुड़ेंगे, है ना। मधु कुमारी, नंदिनी शेखर, जानवी पांडे, शिवम मौर्य, हिरेंद्र कुमार और प्रवीण कैरियर हैं। बिल्कुल खुश रहिए। क्लास 10th का स्लैश दुबे क्लास 10th का मैं करवा चुका हूं। क्लास 10th का अर्धवार्षिक मॉडल पेपर करवा चुका हूं। क्लास 12th साहित्य सामान्य हिंदी का करवा चुका हूं। क्लास 11th का अर्धवार्षिक साहित्य सामान्य हिंदी का करवा चुका हूं। अब हमको साहित्यिक हिंदी, ये वाला साहित्यिक हिंदी कक्षा 12 के लिए है और अब साहित्यिक हिंदी कक्षा 11 के लिए बचा है, वो भी करवा देंगे। चलिए, तो पहला है सेवा सदन की विधा क्या है। तो आप लोग कमेंट अगर कर देंगे तो मुझे बेहतर लगेगा। सेवा सदन की विधा पूछी गई है। सेवा सदन की विधा क्या है, फटाफट आप लोग आंसर दे दीजिए। कहानी है, उपन्यास है, एकांकी है, आत्मकथा है, क्या है? फटाफट आंसर दे दीजिए। ठीक है, हाँ चलिए। कहानी है, उपन्यास है, एकांकी है, क्या है? इसको फटाफट आप लोग आंसर दे दीजिए। चलिए, और देखिए, नमन त्रिवेदी बी बोल रहे हैं, आस्था उपन्यास बोल रहे हैं, राजेश सिंह गौतम। ठीक है, चलिए, अच्छी बात है भाई। चलिए, हाँ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपन्यास। बिल्कुल, जिन लोगों ने बी इसका आंसर दिया है बिल्कुल सही आंसर दिया है। जिन लोगों ने बी आंसर दिया है बिल्कुल राइट आंसर उनका है। ये तो भैया उपन्यास ही है, तो फटाफट इसको लगा लो, उपन्यास है। दूसरा प्रश्न है, वह रचना जो भारतेंदु जी द्वारा रचित नहीं है। थोड़ा सा इस पेज पर आया है और एक एक अंक के 5 गद्य के विकास पर आधारित और 5 पद्य के विकास पर आधारित 10 बहुविकल्पीय प्रश्न आपके आने हैं। वो बाकी आपके विषय अध्यापक की मंशा पर आधारित है कि वो देगा आपको कि नहीं देगा। वह रचना जो भारतेंदु जी द्वारा रचित नहीं है, प्रेम जोगिनी, मुद्रा राक्षस, अंधेर नगरी या फिर मृगनयनी। तो इसका राइट आंसर मैं बता देता हूं, इसका राइट आंसर हो जाएगा मृगनयनी, क्योंकि मृगनयनी वृंदावन लाल वर्मा की है, तो यह भी सही हो जाता है। और आगे चलिए, राउरवेल के रचयिता कौन हैं? राम सिंह हैं, धनपाल हैं, दामोदर शर्मा हैं या फिर रोडा कवि हैं? चलिए देखते हैं कौन बताता है। मोहित कुमार, गुड मॉर्निंग। चलिए, हाँ जी, राउरवेल का बताना है। राउरवेल, राउरवेल।
राउरवेल के रचयिता कौन है? चलिए तो बता दीजिए भैया, राउरवेल के कौन हैं? राउरवेल के हैं, आपका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, रोडा कवि, यानी जिनको आप रोड कवि कहते हैं। राउरवेल के रचयिता कौन है? कवि कहते हैं या फिर रोडा कवि कहते हैं। क्या कहते हैं? रोड कवि या फिर रोडा कवि। हम बता दें, राउरवेल जो है वो आपकी शिलांकित कृति है। राउरवेल क्या है? शिलांकित कृति है, यानी पत्थरों पर लिखी गई प्राचीन काल की कृति है, पत्थरों पर लिखी गई ये राउरवेल है। ठीक है, आगे देखते हैं। थोड़ा सा नेट स्लो है, थोड़ा सा नेट स्लो है। चित्र हटा लेता हूं ताकि आपको बफरिंग ना प्रतीत हो। जब नेट सही होता है तो मैं चित्र फिर से निकालता हूं। हिंदी साहित्य में व्यंग्य के आधार स्तंभ कौन है? हिंदी साहित्य में व्यंग्य के आधार स्तंभ कौन है? फटाफट आंसर कर दीजिएगा। हिंदी साहित्य में व्यंग्य के आधार स्तंभ कौन है? तो हिंदी साहित्य में व्यंग्य के आधार स्तंभ मात्र एक हैं, मात्र एक व्यंग्य के आधार स्तंभ हैं और नाम है हरिशंकर परसाई। क्या नाम है? हरिशंकर परसाई। ठीक है, हाँ चलिए चलिए चलिए। अच्छा क्या बोल रहे हैं? हाँ डी बोल रहे हैं। सर मैंने ध्यान नहीं दिया। क्या ध्यान नहीं दिया? चलिए शिवम मौर्य। ठीक है, तो हरिशंकर परसाई हिंदी में व्यंग्य के आधार स्तंभ है, एक बहुत बड़े व्यंग्यकार हैं। अज्ञेय जी की रचना कौन सी है इसमें? अज्ञेय जी की कौन सी है? तो आत्मनेपद, पहला ही ऑप्शन आपका सही है, आत्मनेपद अज्ञेय जी की रचना है। फिर है निम्न में से अष्टछाप का कवि नहीं है। देखो नहीं की बात है, तो अष्टछाप का कवि कौन नहीं है? तो अष्टछाप का कवि अग्रदास, सूरदास, कुंभनदास या फिर नंददास। तो सुकुपकृषि गोचन हमने ट्रिक बताई थी कि भैया अष्टछाप जो है सूरदास, कुंभनदास, परमानंद दास, नंददास, कृष्णदास, ठीक है, छीत स्वामी, गोविंद दास, चतुर्भुज दास, ऐसे 8 कवि थे अष्टछाप में। 1565 में विठलनाथ ने इसकी स्थापना की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अग्रदास, क्योंकि अग्रदास राम भक्ति शाखा के कवि हैं जो कि कृष्ण भक्ति शाखा में नहीं आते, इसलिए अग्रदास जो हैं वो अष्टछाप के कवि नहीं हैं। दूसरे सप्तक का कवि नहीं है। दूसरे सप्तक की ट्रिक हमने बताई थी, रधनश भषः। क्या बताई थी? रधनश भषः। हमने ट्रिक बताई थी आपको, रधनश भषः। तो इसमें ध्यान दीजिए, रा से हो जाएगा रघुवीर सहाय। क्या हो जाएगा? रा से रघुवीर सहाय हो जाएगा, वीर भारती हो जाएगा। ठीक है, ना से नरेश मेहता हो जाएगा और शा से शकुंतला माथुर हो जाएगा। ठीक है, और शकुंतला माथुर हो जाएगा। एकमात्र अगर पूछा जाए कि एकमात्र महिला कवयित्री तार सप्तक की कौन थी, तो आप बताएंगे शकुंतला माथुर। क्या बताएंगे? शकुंतला माथुर। भा से देखिए इसलिए आए हैं क्योंकि आज संडे का दिन है और संडे के दिन सुबह आने से अच्छा रहता है, आप लोग भी फ्री हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा रघुवीर सहाय, धर्मवीर भारती, नरेश मेहता, शकुंतला माथुर, भरत, और भा से भवानी प्रसाद, भा से भवानी प्रसाद। ठीक है, और शा से शम बहादुर, क्या? शमशेर बहादुर, और हरिनारायण व्यास। क्या? हरिनारायण व्यास। तो हो गए ना ये दूसरे सप्तक के सारे कवि हैं। रधनत भषा ट्रिक से याद कर लीजिए, रघुवीर सहाय, धर्मवीर भारती, नरेश मेहता, शकुंतला माथुर, भवानी प्रसाद मिश्र और शमशेर बहादुर सिंह, हरिनारायण व्यास। ये 7 कवि थे। अज्ञेय इनमें से नहीं थे। अज्ञेय तार सप्तक में संग्रहित हैं, मात्र पहले तार सप्तक जो हुआ अज्ञेय उसमें संग्रहित हैं, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा अज्ञेय। कामायनी की रचना विधा क्या है? कामायनी खंड काव्य नहीं है, उपन्यास नहीं है, महाकाव्य है। महाकाव्य है, चरित काव्य नहीं है। तो थर्ड ऑप्शन इसका सही हो जाता है। खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना कौन सी है? खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना कौन सी है? तो खड़ी बोली गद्य की जो प्रथम रचना है वो सारी दुनिया हिंदी का विद्यार्थी जानता है, गोरा बादल की कथा। सेकंड ऑप्शन राइट हो जाता है। खड़ी बोली गद्य की सर्वप्रथम रचना गोरा बादल की कथा है। और अंतिम प्रश्न देखिएगा, छायावादी लेखक नहीं है। छायावादी लेखक जयशंकर प्रसाद हैं, महादेवी हैं, सूर्यकांत हैं। तो ये 3 लोग तो छायावाद के हैं और प्रताप नारायण मिश्र ये भारतेंदु युग के हैं, इसलिए प्रताप नारायण मिश्र वाला राइट आंसर हो जाएगा। 4th लगा लीजिए।
अब आपको गद्यांशों पर आधारित प्रश्नोत्तर आएंगे और ये 5 प्रश्न आएंगे, 2-2 अंक के होंगे, कुल मिला के 10 अंक आपके यहां से क्लियर हो जाएंगे। धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी हुई हैं, जिनके कारण वह वसुंधरा कहलाती है, वसुंधरा कहलाती है, उससे कौन परिचित न होना चाहेगा। लाखों करोड़ों वर्षों से अनेक प्रकार की धातुओं को पृथ्वी के गर्भ में पोषण मिला है। देखिए शुरुआती चीजें हैं, शुरुआती ही चैप्टर्स हमने रखे हैं, क्योंकि 40% सिलेबस ही लगभग कॉलेजेस में हुआ है, 40% से ही मैंने रख दिया है भाई। शुरुआत का जैसे मान लो आपके कॉलेज में 10 पार्ट हैं, आपके बुक में 10 पार्ट हैं, तो उससे शुरुआती 4 पार्टों से मैंने लिया है, ठीक है। उस हिसाब से 40% का मैंने लिया है, ताकि आपका अगर पढ़ाया हुआ है तो अच्छा है, नहीं पढ़ा विषय अध्यापक समझें। फिलहाल तो अर्धवार्षिक परीक्षा नवंबर में होनी चाहिए यूपी बोर्ड के शैक्षिक कैलेंडर के अनुसार। बाकी आपके विद्यालय की और विषय अध्यापक की मंशा पर आधारित है कि वो कब करवाते हैं, कब इसकी परीक्षा लेते हैं, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता हूं। शैक्षिक कैलेंडर में जैसा कि नवंबर में बताया गया था, तो मैंने आपको वह डेट बता दी है कि नवंबर में आपके होने हैं, और तभी आपके जो अंक अपलोड होने हैं, तो वो भी अंक अपलोड हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, बीच बीच में नेट स्लो हो जाता है ना, तो रुक जाता है हमारा चित्र। चलिए, तो अब देखिए, इसको आप गद्यांश को पढ़िए एक बार सरसरी नजर से, फिर आप सबसे मेन है प्रश्नों को पढ़ लीजिए। उपरोक्त गद्यांश के पाठ का शीर्षक का नाम, तो पाठ का नाम जानते हैं आप क्या है, राष्ट्र का स्वरूप। पाठ का नाम क्या हो जाएगा, राष्ट्र का स्वरूप। और राष्ट्र का स्वरूप है तो वासुदेव शरण अग्रवाल हो जाएंगे। क्या, वासुदेव शरण अग्रवाल। तो ये तो हो गया भैया, राष्ट्र का स्वरूप और वासुदेव शरण अग्रवाल। अब ये पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो अब हम चलते हैं रेखांकित अंश की तरफ। रेखांकित अंश क्या कहता है, तो 2 में से कोई एक करना है, ठीक है। तो इसमें एक ही गद्यांश करना होता है, एक करना होता है, ठीक है। तो एक गद्यांश करिए, चाहे पहला कीजिए। यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1 होना चाहिए, यहाँ पे 1 या 2 नहीं होता है, ठीक है। चलिए, अब थोड़ा सा ये बोल्ड होना चाहिए, ये भी मैं कर देता हूं। अब यहां पर है, धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी हैं, जिनके कारण वह वसुंधरा कहना चाहेगा। डॉक्टर वासुदेव शरण, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। कि डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी कहते हैं कि हमारी माता भूमि के गर्भ में, अब कोख की जगह इसका मीनिंग आप गर्भ कर दीजिए, हमारी धरती माता, हमारी माता भूमि के गर्भ में अमूल्य निधियां भरी हुई हैं। इन्हीं अमूल्य निधियां भरी होने, अमूल्य खजाने, निधियां माने खजाने, अमूल्य रत्नों के, अनमोल रत्नों के खजाने भरे पड़े हैं। इसी के कारण हमारी पृथ्वी माता वसुंधरा कहलाती है। और इस वसुंधरा से ऐसा कौन भारतीय होगा, ऐसा कौन माता का पुत्र होगा जो परिचित न होना चाहेगा। अर्थात सभी को ऐसी माता भूमि का परिचय प्राप्त करना चाहिए। ठीक हो गई। और फिर देखिएगा, रेखांकित हो गया, धरती माता की कोख में क्या भरी हुई हैं, अमूल्य निधियां। क्या, अमूल्य निधियां, इसका आप आंसर दे दीजिएगा। क्या भरी हुई हैं, अमूल्य निधियां भरी हुई हैं। फिर कहते हैं अगणित तथा शिल्पी शब्दों के, अच्छा किसने पृथ्वी की देह को सजाया है, किसने पृथ्वी की देह को सजाया है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसी में देखिए, अगणित प्रकार की मिट्टियों से दिन रात बहने वाली नदियां, किसने, दिन रात बहने वाली नदियों ने पहाड़ों को पीस कर, तो यहां क्या लिखेंगे, पृथ्वी, किसने पृथ्वी की देह को सजाया है, तो आप लिखेंगे बहने वाली, दिन रात बहने वाली नदियों ने पहाड़ों को पीसकर विभिन्न प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देह को सजाया है। ठीक है, पृथ्वी की देह को सजाया है। अब देखिएगा, अब अगणित तथा शिल्पी शब्दों के अर्थ लिखिए। तो मैं अगणित शब्द के अर्थ बता देता हूं। अगणित का अर्थ होता है अनेकों, अनेकों ने अनेक, अनेकों कोई शब्द नहीं होता है, अनेक ही शब्द होता है। और शिल्पी का मतलब होता है कारीगर। शिल्पी का अर्थ क्या होता है, कारीगर, जो मिस्त्री का काम करता है। अशोक को जो इस सम्मान, देखिए अशोक के फूल से आ गया है, अशोक के फूल से यहां पर ले लिया गया है।
ठीक है, तो 2-3 पार्ट आप शुरुआत के ही 2-2 पार्ट गद्यांश के, 4-4 पार्ट उसके तैयार कर लीजिए। और भैया अर्धवार्षिक में चिंता करने योग्य बात है, क्योंकि अगर आप चिंता नहीं करेंगे तो अर्धवार्षिक अगर डूबा आपका तो दिक्कत में आप ही आएंगे, क्योंकि अर्धवार्षिक के अंक जब जाने हैं कहाँ, आपके बोर्ड को जाने हैं, तो बस आप ही समझिए कि भैया बोर्ड को अंक जाने हैं। तो जब बोर्ड को अंक जाने हैं तो अगर आप अच्छा नहीं करेंगे तो अच्छे अंक आपके नहीं होंगे। ठीक है, तो अब देखिएगा, अशोक को जो सम्मान कालिदास से मिला वह अपूर्व था। अब इसमें कहते हैं कि कर्णावतंस व आसंजनकारी शब्दों के अर्थ लिखिएगा। तो कर्णावतंस का अर्थ लिख लीजिएगा कर्णफूल। क्या लिखेंगे? कर्णफूल, जो कानों में गजरा लगाती थी स्त्रियां। और आसंजनकारी का मतलब होता है सम्मोहक। ठीक है, मनमोहक, सम्मोहक। क्षोभ एवं अलक का अर्थ लिखिए। तो क्षोभ का अर्थ होता है हलचल। ठीक है, और अलक का अर्थ होता है केश। तो यहां पर महादेव के मन में क्षोभ, क्षोभ माने हलचल, या हलचल को व्याकुलता आप कह लीजिए। क्या कहेंगे? व्याकुलता भी लिख लीजिए। महाअशोक को अपूर्व सम्मान किससे मिला? कालिदास से मिला। किससे मिला? कालिदास से मिला, क्योंकि लिखा हुआ है कि अशोक को जो सम्मान कालिदास से मिला वह अपूर्व था। क्या था? अपूर्व था। महादेव में क्षोभ कौन पैदा करता था? तो महादेव के मन में क्षोभ अशोक पैदा करता था। कौन? अशोक पैदा करता था। महादेव के मन में क्षोभ कौन पैदा करता था? तो महादेव के मन में क्षोभ अशोक पैदा करता था। ठीक है, महादेव के मन में क्षोभ कौन पैदा करता था? तो अशोक पैदा करता था। अब देखिएगा, राम के मन में किसका भ्रम पैदा करता था? तो ऊपर देखिए लिखा हुआ है, अशोक राम के मन में क्या पैदा कर, देखिए यहाँ पे कहाँ पे क्या मर्यादा पुरुषोत्तम राम के चित्त माने मन में सीता का भ्रम पैदा करता था। तो यहाँ राम के मन में किसका भ्रम पैदा करता था? तो सीता का लिख लीजिए। ठीक है, सीता का। ठीक, चलिए। बैठी खिन्नायक दिवस वै गेह में थी अकेली। समझिए, बैठी खिन्नायक दिवस वै गेह में थी अकेली, आके आंसू दृग युगल में थे धरा को भिगोते। बैठी खिन्नायक दिवस वै गेह में थी अकेली, आके आंसू दृग युगल में थे धरा को भिगोते। आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध कोले, प्रातः वाली सुपवन इसी काल वातायनों से। तो आप समझिए, इस कहता है कि भैया, एक तो कहता है इस गद्यांश में जो शीर्षक है उसका नाम बताइए, सॉरी पद्यांश, इस पद्यांश के शीर्षक का नाम बताइए। तो पद्यांश का शीर्षक हो जाएगा पवन दूतिका। मुझे उम्मीद है आपके कॉलेज में पवन दूतिका तक पढ़ा गया होगा। रचयिता का नाम है हरिऔध। अब आप पूरा लिख लीजिए, आप पूरा लिखना, मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ, बाकी आपका काम है पूरा लिखना। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। रेखांकित अंश की व्याख्या, तो बैठी खिन्ना। एक दिन अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी कहते हैं कि एक दिन, एक दिवस मतलब एक दिन, बैठी खिन्ना उदास बैठी थी। वह माने वह कौन? श्री कृष्ण के मथुरा चले जाने पर एक दिन राधा अपने गेह में अर्थात अपने घर में अकेली और उदास बैठी थी। आके आंसू और उनके दृग युगल माने दोनों नेत्रों से, दृग माने नेत्र, युगल माने दोनों नेत्रों से आंसू आकर के धरती को भिगो रहे थे, अर्थात धरती पर आकर के टपक रहे थे, गिर रहे थे। ठीक, किसकी दोनों आंखों से आंसू आ रहे थे? तो राधिका। फिर है खिन्ना और वातायन का अर्थ लिखिएगा। देखिए, मीनिंग जरूर याद रखना। खिन्ना माने होता है दुखी, वातायन माने होता है खिड़की या फिर झरोखा, या फिर आप विंडो कह सकते हैं, लेकिन यहां विंडो मत लिखना भैया। ठीक है, विंडो मत लिखना। चलिए, ये थोड़ा वाइट हो गया। तो रोक कहीं जो, अच्छा यहां पे देखिएगा, प्रातः काल वातायनों से कौन आया? तो वायु।
तो आप यहां पर वायु नहीं लिखेंगे, सुपवन, ठीक है, सुपवन, यानी कि सुंदर पवन यहां पर आई। तो रो कहीं जो तो अमंगल होए, और प्रेम न से जो कहें पिए जाइए। रो कहीं जो तो अमंगल होए, और प्रेम न से जो कहें पिए जाइए। एक ही करना है पद्यांश आपको। और जो कहें जाहु न तो प्रभुता, जो कछु न कहें तब प्रेम न साइए। जो हरिचंद कहूँ तुम्हारे बिनु जी है न, तो यह क्यों पति आइए। ओ तासो पयान समय तुम्हारे हम का कहें, आप हमें समझाइए। तासो पयान समय तुम्हारे हम का कहें, आप हमें समझाइए। का कहें आप हमें समझाइए। अब समझिएगा, एक नायिका जो है वो क्या कह रही है। एक नायिका अपने नायक से कह रही है कि अगर हम आपको रोकती हैं तो अमंगल होगा। फिलहाल आप नीचे देखिएगा, ये लाइन यहाँ पे कहती हैं कि तासो माने इसलिए, पयान मीन्स प्रस्थान के समय, हम आपसे क्या कहें, आप ही हमको समझा दीजिए। ठीक है, नायिका विभिन्न प्रकार से कहती है कि अगर हम रोकती हैं तो अमंगल होगा, और अगर हम कहती हैं चले जाओ, पूरा लिखना है आपको। अगर हम कहती हैं कि आप रुक जाओ तो अमंगल होगा। अगर हम कहती हैं चले जाओ तो आप कहेंगे कि भाई प्रेम नहीं करती, कहती है जाओ। अब अगर कहें कि ना जाइए तो कहेंगे आप मालिक बनी हैं, प्रभुत्व अपना जमा रही है, प्रभुत्व जमा रही है। और अगर हम कहेंगे कि तुम्हारे बिना जिएंगे नहीं, तो तुम्हें विश्वास काहे होगा कि हमारे बिना जिएंगे नहीं हैं। तो इसलिए अब नायिका कहती है कि हे प्रियतम, हे नायक, हे प्रिय, अब आप ही बता दीजिए कि आपके प्रस्थान के समय भैया हम आपसे क्या कहें, आप ही हमें बतला दो। हैं, अगर हम कहेंगे आई लव यू तो आप कहेंगे कि हमें विश्वास नहीं है, आई डोंट बिलीव यू। तब इसीलिए कहते हैं कि इसीलिए प्रस्थान के समय आप अब जा रहे हैं प्रदेश, तो अब हम क्या कहें आपसे, आप ही हमको समझा दीजिए। ना तो हम कह सकते हैं कि आप रुको, और ना तो कह सकते हैं कि जाओ। हैं, बड़ा कंफ्यूजन में है। दुविधा में माया मिली न राम, दुविधाग्रस्त है, शंकालु हैं, शंकाग्रस्त सॉरी संदेह में पड़ी हुई हैं, दुविधा में पड़ी हुई हैं। अब वो कहती हैं अगर हम कह दें जाओ तो कहेंगे अरे यार ये तो मुझसे प्रेम ही नहीं करती। अगर हम कह दें रुको तो कहेगी ये तो प्रभुता जमा रही है, मालिक बनी हुई है, घर की हमारी मालिक है, हम इसके नौकर हैं, बॉस बन रही है। अब अगर हम कुछ न कहें तो प्रेम ही नष्ट हो जाए कि बताओ कुछ हो नहीं कहा। अब सब परेशानी सब तरीके से है ना, अब सब तरीके से परेशानी है। गधे के ऊपर बैठोगे तो वही कहेंगे कि गधा परेशान है, और गधे को खुद लाद लोगे तो कहेंगे तुम मूर्ख हो। अब गधे के पीछे पीछे चलोगे तो तब भी कहेंगे गधा जा रहा, साला पैदल जा रहा है। तो ये चीजें हैं दुनिया में आपको उंगली उठाने वाले बहुत हैं। तो कहते हैं आप ही बता दो भैया हम क्या करें और क्या कहें, आप ही हमको समझा दीजिए हम क्या बताएं। तो पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड से भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा लिखा हुआ प्रेम माधुरी से उद्धृत है। पयान का अर्थ होता है प्रस्थान, पयान का अर्थ है प्रस्थान, और पतियाइये का अर्थ है विश्वास। ठीक है, नायिका नायिका यदि रोकती है तो किसकी शंका करती है? नायिका यदि रोकती है तो किसकी शंका करती है? अमंगल की। क्या करती है? अमंगल की, अपशगुन की, या अपशकुन की चिंता करती है, अपशकुन की शंका करती है। नायिका यदि कहे मत जाओ तो नायक क्या समझ लेगा? प्रभुत्व जमा रही है, ये समझ लेगा। नायिका यदि अपने प्रियतम से कहती है कि जाइए तो नायक क्या समझ लेगा? कि हमसे प्रेम नहीं करती है। क्या? प्रेम नहीं करती है। क्या समझ लेगा? ये तो हमसे प्रेम ही नहीं करती, कहती जाओ। ऐसा लग रहा कि हम फालतू थे इस घर में। तो आप देखिए कि जीवनी लिखना है। देखिए साहित्यिक हिंदी वालों को एक बात कान खोलकर सुन लेनी है। साहित्यिक हिंदी वालों को साहित्यिक परिचय लिखना है
और साथ में जीवनी भी लिखनी है, यानी उनको 80 शब्द सीमा से कोई लेना देना नहीं है। 80 शब्द सीमा मात्र सामान्य हिंदी वालों के लिए है। 2021 का जो मैंने री एग्जाम का मॉडल पेपर अभी हल करवाया है उसे आप कायदे से देख लीजिए, ठीक है, उसको आप कायदे से देख लीजिए। उसमें साफ साफ लिखा हुआ है सामान्य हिंदी वालों में कि शब्द सीमा, अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द, और साहित्यिक हिंदी वालों के लिए लिखा हुआ है जीवनी साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी रचनाओं का उल्लेख करो जैसे कि लिखा हुआ है, ठीक। हाँ, अब देखिएगा तो वासुदेव शरण अग्रवाल, एपीजे अब्दुल कलाम और हजारी प्रसाद द्विवेदी में से किसी एक का साहित्यिक परिचय और जीवन परिचय आपको लिख देना है, ठीक है। 2 पेज में जाए चाहे 3 पेज में, उसकी चिंता आपको नहीं करनी है साहित्यिक हिंदी वालों को। सामान्य हिंदी वालों को चिंता करनी है कि 80 से 160 शब्द हों तो ज़्यादा बेहतर है, यानी बहुत लंबा ना लिखें वो। फिर देखिएगा किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उसकी रचनाएं लिखिएगा। शब्द सीमा यहाँ पर भी तय नहीं है साहित्यिक हिंदी में, जितना लिख पाओ लिखो। फिर देखिएगा इसमें भारतेंदु, जगन्नाथ दास रत्नाकर और महादेवी वर्मा, 3 में से किसी का एक का लिखिए। कहानी तत्वों के आधार पर बहादुर अथवा कर्मनाशा कहानी की समीक्षा कीजिए। अब इन 4 चीजें आपको दी हुई हैं, पंचलाइट, बहादुर, कर्मनाशा और कर्मनाशा। चाहे आप पंचलाइट का चरिचित्रण कीजिए, चाहे कर्मनाशा का चरिचित्रण कीजिए, चाहे बहादुर की कहा समीक्षा कीजिए, चाहे कर्मनाशा की, एक करनी है इन 4 चीजों में से एक की। मान लो हमने बहादुर का की समीक्षा कर दी तो बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है, एक ही 5 अंक का यहां से है। 5 अंक का आपका जीवन परिचय साहित्यिक परिचय होगा, ठीक है, और बाकी 10 अंक के गद्यांश पद्यांश आधारित प्रश्नोत्तर होंगे। फिर स्वपठित खंड काव्य के आधार पर 5 अंक का यह भी होगा, एक प्रश्न का उत्तर आपको देना होगा 5 अंक का। जैसे कि आपसे पूछा गया रश्मिरथी खंड काव्य के आधार पर कर्ण की चारित्रिक विशेषताएं बताओ, तो भैया केवल कर्ण की बता दो चारित्रिक विशेषताएं, या फिर इन 2 प्रश्न दिए हुए हैं, 2 में से एक ही करना है, तो एक कर दो, चाहे ये कर दो चाहे ये कर दो, ठीक है। तो इस प्रकार आपके जिले में जो खंड काव्य है आराम से देख लीजिएगा आप। और फिर हम चलते हैं नीचे। निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना होगा। ये 2 + 5 = 7 अंक का आता है, क्योंकि 2 का संदर्भ और 5 का हिंदी अनुवाद होता है। 7 अंक यहां से आपके गद्यांश के फिट हो जाएंगे और 7 अंक आपके पद्यांश के फिट हो जाएंगे, ठीक है। 7 अंक पद्यांश के और 7 अंक गद्यांश के फिट हो जाएंगे, यहां से भी 7 अंक हो जाएगा, ठीक है, 7 अंक हो जाएंगे। अब देखिए पहला तो संस्कृत साहित्यम सरसम, हाँ अब पढ़िए आराम से। एक देखिए एक मीनिंग समझ लीजिएगा। संस्कृतस्य साहित्यम सरसम, संस्कृत का साहित्य सरस, व्याकरणम च सुनिश्चितम, और व्याकरण सुनिश्चित है। अगर एक मीनिंग को तोड़ना है तो भैया मैंने बहुत सारा हल करवा दिया है, डबल वीडियोस पड़े हुए हैं संस्कृत दिग्दर्शिका के। हाँ एक चीज और कान खोल कर सुन लीजिए, प्लेलिस्ट आपकी जबरदस्त तैयार है। साहित्यिक हिंदी, सामान्य हिंदी की प्लेलिस्ट 100% तैयार की जा चुकी है 2022 के लिए। सेम वहां से आप पढ़िए और 2022 के लिए आप पढ़ेंगे वहीं से आएगा सब कुछ, प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो प्लेलिस्ट दोनों आराम से पढ़ लीजिए। आप अगर साहित्यिक हिंदी के हैं चाहे सामान्य हिंदी के हैं, प्लेलिस्ट आप देख लीजिए, आराम से पढ़ लीजिए। हिंदी स्पेशल यहाँ पे क्लासेस चलती हैं, साहित्यिक हिंदी, सामान्य हिंदी, कक्षा 10 की हिंदी। यहाँ पर अनर्गल विषय, बहुत ज़्यादा विषय, मतलब बहुत जंगल नहीं है हमारे चैनल पे। ओनली ऑन आपको हिंदी और संस्कृत पढ़नी है तो आप हमारे चैनल पे आइए और कायदे से समझिए और गूढ़तम तत्वों को ले लीजिए और अंक अच्छे लाने के तरीके ले लीजिए, है ना। तो संस्कृत का साहित्य, देखिए यहां पर मैं जल्दी करूंगा, बाकी आपको अगर आराम से इन चीज गद्यांशों को पढ़ना है तो सारे के सारे चैप्टर मैंने एक एक शब्द का ऑपरेशन करके पढ़ा दिया है, आप पढ़ लीजिएगा। तो संस्कृत का साहित्य सरस और व्याकरण सुनिश्चित है। तस्य गद्य पद्ये च लालित्यम, उसके गद्य और पद्य में लालित्य है, भावबोध सामर्थ्यम, भावबोध की क्षमता है, अद्वितीय श्रुति माधुर्यम च वर्तते, और अनुपम श्रुति माधुर्य है। किम बहुना, बहुत क्या कहें, चरित्र निर्माणार्थम, चरित्र निर्माण की यादृशी सत्प्रेरणा, जैसी सत्प्रेरणा संस्कृत वांगमयम ददाति, संस्कृत वांगमय संस्कृत साहित्य देता है। न तादृशी किंचित अन्यप, वैसी कहीं अन्य नहीं, न तादृशी किंचित अन्यप, ठीक है, न तादृशी किंचित अन्यप। चलिए, तो वैसी सत्प्रेरणा अन्य जगह नहीं है।
दयादान शौचम, दयादानम, दयादान शौचम पवित्रता, औदार्य उदारता, अनसूया जलन न करना, क्षमा सामर्थ्य, अन्य च अनेके गुणा और अन्य अनेक गुण, अस्य साहित्यस्य अनुशीलनेन संजायन्ते, इस साहित्य के अनुशीलन से संजायन्ते माने हो जाते हैं, उत्पन्न हो जाते हैं। तो ये संस्कृत भाषा में महत्वम से लिया गया, संदर्भ लिख दीजिएगा। अब ये देखिएगा, याज्ञवल्क्य उवाच, याज्ञवल्क्य बोले, क्या बोले? याज्ञवल्क्य बोले, देखिए ये आत्मज्ञा सर्वज्ञ पाठ से लिया गया। याज्ञवल्क्य उवाच, याज्ञवल्क्य बोले, नवा अरे मैत्रेयी, हे मैत्रेयी, पत्युः कामाय पति प्रियो भवति, पति की कामना के लिए पति प्रिय नहीं होता है। आत्मनस्तु वै कामाय पति प्रिया भवति, अपनी ही कामना के लिए पति प्रिय होता है। नवा अरे जाया, और नहीं पत्नी की कामाय कामना के लिए जाया प्रिया भवति, पत्नी प्रिय होती है। आत्मनस्तु वै कामाय जाया प्रिया भवति, अपनी ही कामना के लिए जाया प्रिय होती है। नवा अरे मैत्रेयी, हे मैत्रेयी, पुत्रस्य वित्तस्य च कामाय पुत्रो वित्तम प्रिया भवति, ना तो पुत्र और वित्त की कामना के लिए पुत्र प्रिय होता है, बल्कि आत्मनस्तु वही कामाय पुत्रो वित्तम वा प्रियम भवति, बल्कि अपनी ही कामना के लिए पुत्र अथवा वित्त प्रिय होता है। नवा अरे मैत्रेयी, सर्वस्य कामाय सर्वम प्रियम भवति, और हे अरे मैत्रेयी, नहीं सबकी कामना के लिए सभी प्रिय होते हैं। आत्मनस्तु वै कामाय सर्वम प्रियम भवति, अपनी ही कामना के लिए सभी प्रिय होते हैं। तस्मात्, इसलिए आत्मा वा अरे मैत्रेयी, हे मैत्रेयी, आत्मा ही क्या है? द्रष्टव्य, देखने योग्य है, दर्शनार्थम, दर्शन करने योग्य है, श्रोतव्य, सुननी चाहिए, मंतव्य, माननी चाहिए, निधिध्यासितव्य च, और ध्यान देनी चाहिए, ध्यान करना चाहिए। आत्मनः खलु दर्शनेन इदं सर्वं विदितं भवति, और आत्म दर्शन से ही यह सब कुछ विदित हो जाता है। अब देखिएगा, यहां पर आपको दो पद्यांश होंगे, एक पद्यांश का करना होगा। तो सुभाषित रत्नानी एक ऐसा चैप्टर आपका है जो बिल्कुल आपके लिए संजीवनी बूटी का काम करता है। अगर आपको 7 अंक लेने हैं तो मात्र एक चैप्टर पढ़ने से आप 7 अंक प्राप्त कर लेंगे, ये मेरी गारंटी है। अगर आप सुभाषित रत्नानी पढ़ लेते हैं, अगर आप सुभाषित रत्नानी पढ़ लेते हैं, तो कोई माई का लाल ऐसा नहीं है जो आपको 7 अंक लेने से रोक सकेगा, रोक नहीं सकता सुभाषित रत्नानी के, क्योंकि एक ही आपका पद्य पाठ है, एक ही तो पद्य पाठ है, एक ही है मेन ना, बाकी नृपत दिलीपा आपका है कक्षा 12 साहित्यिक हिंदी वालों का। लेकिन अगर आप सुभाषित रत्नानी पढ़ लेते हैं तो मैं दावे के साथ कहता हूं, यहां से एक श्लोक अवश्य आता है। जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः, सह हेतु सर्व विद्यानाम धर्मस्य च धनस्य च। समझिए कि जल बिंदु, जल के बूंदों से, निपातेन माने गिरने से, जल की बूंदे गिरने से, क्रमशः माने क्रम पूर्वक, क्रम से जल की बूंदे गिरने से, घटः पूर्यते घड़ा भर जाता है, सह हेतु वही कारण, सर्व विद्यानाम सभी विद्याओं, धर्मस्य धर्म का और धन का है। अर्थात बूंद बूंद करके जैसे घड़ा भरता है, वैसे बूंद बूंद करके, थोड़ा थोड़ा करके विद्या आती है। इकट्ठे कोई ज्ञान ग्रहण कर लेगा? हैं, इकट्ठे आप इंग्लिश पढ़ लेते थे, इकट्ठे आप शब्दों को बोल लेते थे, इकट्ठे आप इमला लिख लेते थे? नहीं, बूंद बूंद करके आपने इकट्ठा किया है सारे जीवन की विद्या रूपी पूंजी को। तो सर्व विद्या नाम, सारी विद्याएं भी थोड़ी थोड़ी करके आती हैं, धर्म भी थोड़ा थोड़ा कमाया जाता है और धन भी थोड़ा थोड़ा कमाए के आता है। वो अलग बात है कि आप कहीं खजाना हाथ लग जाए, लेकिन अगर वाह पाए बौराए जग वाह खाए बौराए, अगर धन आपके पास थोड़ा थोड़ा करके आता है तो आप बहुत बड़े किस्मती हैं, तो आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। और अगर इकट्ठे धन आ गया तो इकट्ठे चला जाएगा कि बढ़त बढ़त संपत्तु सलिल मनुष्य रोज बढ़ी जाए, और घटत घटत सुन फिरी घटे बरु समूल कुम्हल्याए। धन आने में तो देरी लगती है, लेकिन जानता तुरंत है, देता छप्पड़ फाड़ के तो लेता भी थप्पड़ मार के है, ये समझ लीजिएगा। तो वही हेतु, वही कारण सभी विद्याओं में, धर्म में और धन में है कि थोड़ा थोड़ा करके हम लोग ग्रहण करते हैं। इसके बाद वैसे ही वही कारण है कि एक एक बूंद करके जब घड़ा भरता है, ठीक उसी प्रकार धर्म, एक एक थोड़ा थोड़ा करके धर्म भी पूरा कमाया जाता है, और उसी प्रकार धन है, थोड़ा थोड़ा करके आप और हम कमाते हैं।
प्रीणाति यः सुचरितैः पितरं सपुत्रो यद भर्तुएवोफितमिच्छति तत्कलत्रं ततमित्रमापदि सुखे च समक्रियं यद एतत्त्रयं जगति पुण्यकृतो लभन्ते। कहने का मतलब यह है प्रीणाति, प्रीणाति माने प्रसन्न करता है। प्रीणाति यह जो, यह माने जो, प्रीणाति प्रसन्न करता, सुचरित उत्तम चरित्र से, पितरम माने पिता को, सा पुत्रो वह पुत्र है, वह पुत्र है, वह असली पुत्र है, वह अच्छा पुत्र है, जो वह उत्तम पुत्र है, जो अपने उत्तम चरित्र से अपने पिता को प्रसन्न रखता है। यद भर्तुएव हितम इच्छति, और जो अपनी ही भर्तु माने स्वामी के हित की इच्छा करती है, तत्कलत्रम वही शुद्ध स्त्री है, वही सुंदर, वही अच्छी स्त्री है। और तत्मित्रम वही मित्र है जो आपदि माने दुख में, सुखेचा और सुख में, समक्रियम समान रूप से सक्रिय रहता है। वही सच्चा मित्र है जो विपत्ति में और सुख में समान रूप से भागीदार रहता है। और एतत्त्रयम् यह तीन, सच्चा पुत्र, सच्ची पत्नी और सच्चा मित्र, जगत माने संसार में पुण्यकृतो पुण्यवान लोग ही लभन्ते माने प्राप्त करते हैं। अब आपको 2 प्रश्नों का उत्तर देना होगा संस्कृत में। मात्र साहित्यिक हिंदी वालों के लिए होता है, सामान्य हिंदी वालों को संस्कृत के प्रश्नों का उत्तर नहीं देना होता है। देववाणी अस्ति, अब देखिए देववाणी है, तो देखिए देववाणी क्या है? संस्कृत भाषा, देववाणी, ठीक है, अस्ति, संस्कृत भाषा देववाणी। संस्कृत साहित्य से आदि कवि ही वाल्मीकि। का भाषा देव भाषा इति ज्ञाता, संस्कृत भाषा। मत्स्या किम नाम? आनंद मत्स्या। ठीक है, मछली का क्या नाम था? आनंद मछली था। अब देखिए वीर और श्रृंगार, वीर अथवा श्रृंगार रस की परिभाषा लिख करके एक उदाहरण भी देना है। तो वीर रस लिखिएगा, क्या लिखिएगा? साज चतुरंग सैन अंग में उमंग भरी सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत हैं। साज चतुरंग सैन अंग में उमंग भरी सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत हैं। भूषण भनत नाद बिहद नगारन के नदी नद मद गैबरन के रलत हैं। ऐल फैल खैल बैल खलक में गैल गैल गजन की ठैल पैल सैल उसलत हैं। तारा सो तरनी धूरी धारा सो लगत जिम थारा पर वारा पारा वार यो हलत है। थारा पर पारा पारा वार यो हलत है। ये वीर रस का उदाहरण है। लिखिएगा, क्या लिखिएगा? निकसतोम्यानते मयूख है प्रलय भानु कैसी फारे तम तोम में गयंदन के जाल को। समझिए, यहां पे पढ़ने में ही उत्साह आ रहा है, पढ़ने से ही। चढ़ चेतक पर तलवार उठा करता था भूतल पानी को। राणा प्रताप सिर काट काट करता था सफल जवानी को। क्या है? उत्साह आ रहा, वीर रस। तो जहां पर जब युद्ध आदि के वर्णन को सुनकर, देखकर अथवा पढ़कर उत्साह नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव आदि के द्वारा पुष्ट होता है, तब वीर रस की निष्पत्ति होती है। ठीक है, तो स्पष्टीकरण भी लिखना हमने बता दिया है। स्पष्टीकरण अगर आप लिख देंगे तो आप 4 चांद लगा रहे होंगे। इसलिए स्पष्टीकरण आपको मैंने रस छंद अलंकार पढ़ा दिया, उसमें करवा दिया है, तो आप आराम से कर लीजिएगा। श्रृंगार रस है, श्रृंगार का नाम सुनते ही श्रृंगार रस पूछ रहा है तो आप चाहे वियोग लिख दीजिएगा, चाहे संयोग लिख दीजिएगा, दोनों मान लिए जाएंगे, कोई भी लिख दीजिएगा। तो जब रति नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव आदि के संयोग से, जब रति नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव आदि के संयोग से, ठीक है, सुनिए, समझिए, जब रति नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव आदि के द्वारा पुष्ट होता है, तब श्रृंगार रस की निष्पत्ति होती है। श्रृंगार रस के 2 भेद हैं, वियोग श्रृंगार, संयोग श्रृंगार, विप्रलंभ श्रृंगार, संयोग श्रृंगार कह सकते हैं आप। तो एक उदाहरण आप लिख दीजिएगा कि संयोग श्रृंगार का उदाहरण दृष्टव्य है। उदाहरण इस प्रकार है,
क्या क्या दूल्हा श्री रघुनाथ बने दुलही सिय सुंदर मंदिर माही। गावती गीत सब मिली सुंदर वेद जुआ जुरी विप्र पढ़ाही। राम को रूप निहारत जानकी कंकन के नाग की परछाही। याते सब सुधि भूली गई कर टेरी रही पलटारत नाही। टेरी रही पलटारत नाही। टेरी रही पलटारत नाही। ऐसा लिख सकते हैं। लताओट तब सखिन लसाए श्यामल गौर किशोर सुहाए। यह भी आपका हो जाएगा श्रृंगार रस में। ठीक है, तो अब ये देखिएगा उपमा और संदेह अलंकार। उपमा अलंकार सिंपल सा है, सभी जानते हैं। जब उपमेय में उस उपमान की उपमेय से तुलना की जाए वहां पर उपमा अलंकार होता है। जैसे कि आप कह सकते हैं, फूलों सा चेहरा तेरा कलियों सी मुस्कान है। रंग तेरा देख के रूप तेरा देख के कुदरत भी हैरान है। फूलों सा चेहरा तेरा। अब भैया ये वाला उदाहरण आप परीक्षा में मत लिखना, कोई एड़ा बैठा होगा तो काट देगा, हम बता रहे हैं। और आपके सर तो तड़ातड़ इधर उधर लगा देंगे एक दो। तो इसलिए है ये उदाहरण आप अपने साहित्यिक उदाहरण आप लिखिएगा, ज़्यादा बेहतर रहता है। हालांकि ये आप लिख सकते हैं, फूलों सा चेहरा तेरा कलियों सी मुस्कान है, क्योंकि उपमा अलंकार है। लेकिन कुछ लोग लकीर के फकीर बने रहते हैं। अगर मुझे कॉपी चेक करनी हो तो मैं तो भैया नंबर उसको दे दूंगा, क्योंकि हमें उदाहरण चाहिए, वो कहीं का भी उदाहरण हो, बस गाली वाली ना लिखी हो, है ना। तो ये भी एक उदाहरण है, ये भी आपको उपमा अलंकार का उदाहरण माना जा सकता है 100%, क्योंकि है। अब वो चाहे गाना फिल्मी है तो क्या हुआ है, तो ठीक है। चांद जैसे मुखड़े पे बिंदिया सितारा। अब चांद जैसे मुखड़े पे, जैसा आ गया तो उपमा हो गया, उपमा है, लेकिन फिल्मी गाना है। तो आप लिखेंगे तो आपके मास्टर साहब कहेंगे एक इधर आ, क्या लिखा है, बहुत बड़े फिल्मबाज हो गए हैं, तड़ातड़ 2-3 लगाएंगे। इसलिए आपको क्या करना है भैया, आपको साहित्यिक उदाहरण लिखिए, बहुत बेहतर है, वरना छड़ी बड़ी 4-6 पा जाओगे तो हम नहीं जानते हैं। फिर बाद में कहोगे वो ज्ञान सिंधु वाले अरनेश सर बताए थे, हम आपको दिखा देंगे वीडियो, तो वो भी हमको 2-4 बातें सुनाएंगे, ये ऐसा पढ़ा था। लेकिन नहीं, उदाहरण यह भी है, प्रूफ है, उदाहरण यह भी है। लेकिन आप क्या है कि आप एक साहित्यिक व्यक्ति हैं तो आप नहीं लिखेंगे, आप उदाहरण वही लिखिए जो आपके पुस्तकों में मिलता है, क्योंकि लकीर के फकीरों की कमी इस दुनिया में नहीं है। चलिए ठीक है, तो बात हो गई। अब संदेह अलंकार देखिए, उसकी परिभाषा लिखिएगा। जहां पर संदेह निरंतर बना रहता है, ठीक है, जहां पर संदेह निरंतर बना रहता है वहां पर संदेह अलंकार होता है। जैसे शंका बनी है, क्या बालधि विशाल विकराल ज्वाल जाल मानो लंक लीली बेको काल रसना पसारी है। कैंधो व्योम वीथिका भारे हैं भूरी धूम केतु वीर रस वीर तरवारी सी उघारी है। तो कैंधो आ गया, अथवा आ गया कि अथवा ये है कि अथवा ये है कि अथवा ये है। वही सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है कि सारी ही कि नारी है कि नारी ही की सारी है। कुछ पक्का नहीं हो पा रहा है, संदेह निरंतर बना हुआ है, वहां संदेह अलंकार होता है। ठीक है, उपमेय में उपमान का संदेह हो जाए, संदेह और उपमान में उपमेय का संदेह हो जाए, मतलब शंका बनी रहे, शंका बनी रहे, निरंतर बनी रहती है, वहां संदेह अलंकार होता। दोहा और कुंडलिया, दोहा तो आप जानते हैं, मैं कुंडलिया का बता देता हूं। कुंडलिया में 6 चरण होते हैं। प्रथम 4 चरण रोला, प्रथम 2 चरण दोहे के होते हैं, अंतिम 4 चरण रोला के होते हैं। जैसे साई पाकिट में पीड़ा भरी, देखिए इसको आप हास्य रस में भी लिख सकते हैं। पाकिट में पीड़ा भरी
कौन सुने फरियाद, ये महंगाई देख कर वह दिन आते याद, वह दिन आते याद, जेब में पैसा रख कर सौदा लाते थे बाजार से थैला भर कर, धक्का मारा युग ने मुद्रा की क्रेडिट में, रुपए हैं थैले में सौदा है पाकिट में, रुपए हैं थैले में सौदा है पाकिट में, वही महंगाई डायन खाई जात है। सखी सैया तो खूब ही कमात हैं, महंगाई डायन खाए जात है। वो बहुत बढ़िया, पहले बहुत रेडियो पे आता था, अच्छा लगता था। सखी सैया तो खूब ही कमात हैं, महंगाई डायन खाए जात है। हर महीना उछले पेट्रोल डीजल का उछला है रोल, शक्कर बाई छिका बोल, उषा बासमती धान मरी जात है, महंगाई डायन खाए जात है। इसको मत लिखना, रोलक उदाहरण थोड़ी है, सुना दिया, हास्य रस का लिख सकते हैं। तो कुंडलिया में पहला 2 चरण दोहा, फिर 4 चरण रोला, जिस शब्द से प्रारंभ उसी शब्द से अंत, पाकिट से प्रारंभ पाकिट पर अंत, ठीक है। तो प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होती हैं। लिख दीजिएगा, गिरधर की कोई कुंडलिया लिख दीजिए, मजा आ जाएगा। अब अंत में आपको लिखना होता है, 11वें पे आइएगा, ये आपका पर्यावरण प्रदूषण वगैरह निबंध है, सारे निबंध करवा चुके हैं, प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं, जो भी बचे हैं वो करवा देंगे। फिर आप देखिएगा, संधि विच्छेद कीजिएगा। नयनम, ने धन अनम, क्या ये सही हो जाएगा? नहीं होगा, क्योंकि आप ध्यान दें यहां पर हलंत लगा है माँ में और इसमें हलंत नहीं है, तो गलत है। ये सही होगा क्योंकि इसमें हलंत है, ठीक है, अयादि संधि से। उड्डीयते का क्या हो जाएगा? उत्डीयते, ठीक है, क्योंकि आधा डा है तो तवर्ग में तवर्ग के बाद टवर्ग आता है, इष्टुत्व संधि से है तो तवर्ग के बाद टवर्ग आएगा, तो ता का भी टा हो जाएगा, तो उत टवर्ग हो जाएगा, तो टाठा डा हो गया, तो उड्डीयते हो जाएगा। उल्लेख का क्या हो जाएगा? उत्लेख हो जाएगा, ठीक है, उद्लेख नहीं होगा क्योंकि वो पूरा है दा, उत्लेख हो जाएगा। प्रतिपालम, प्रतिपलम, 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 पलम पलम प्रति, ठीक है, पलम पलम प्रति अव्ययी भाव समास हो जाएगा, प्रतिदिन प्रतिपल में अव्ययी भाव। नीलांबरम में क्या हो जाएगा? देखिए ये ध्यान रखना, नीलांबरह अगर है, नीलांबरह अगर है तो ये बहुव्रीहि हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा? बहुव्रीहि है। लेकिन नीलांबरम है तो नपुंसक लिंग आ गया, नपुंसक लिंग मतलब कपड़े के लिए आ गया, तो ये हो जाएगा कर्मधारय। नामना शब्द रूप है, तो आप पढ़िए, मैंने कैसे पढ़ाया था, नाम 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 ना नाम ने, नाम 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 ना नाम ने, तीसरा आ गया ना, तृतीया का एक वचन। फिर देखिएगा, आत्मभ्य रूप आत्मन शब्द का चतुर्थी पंचमी बहुवचन, आत्मभ्य एक जैसा, तो चतुर्थी का बहुवचन ले लीजिए। तिष्ठामि, यहां देखिए कहता है धातु, लकार और पुरुष वचन लिखिए, तो यहां पर लिखिए धातु, फिर लकार, फिर पुरुष और फिर वचन, ऐसे बना लेना आप कॉलम, आराम से लिख देना, ठीक है। देखिए कौन सा लकार है, तिष्ठामि में, तिष्ठामि में कौन सा लकार है? तिष्ठा में सबसे पहले धातु कौन सी है? तो स्था है, स्था धातु है। लकार कौन सा? लट है। और पुरुष कौन सा है? उत्तम पुरुष है। और वचन क्या है? बहुवचन है, नहीं पठाम एक वचन है, हाँ। अब ये देखिए पिबाम में पा धातु है, क्या है? पा धातु है, पा धातु है, लट लकार है, उत्तम पुरुष है, एक वचन है, ठीक है। समझ में आ गया होगा। दृष्टवा शब्द में क्या है? दृष्टवा में दृश्य धातु है और कत्वा प्रत्यय है, मैंने बहुत कायदे से समझाया था आपको, तो कत्वा प्रत्यय हो जाएगा। शक्तिमती में देख लीजिए, शक्तिमती शब्द में प्रत्यय कौन सा है? शक्तिमती में मती है तो मतुप प्रत्यय हो जाएगा, ठीक है, मतुप हो जाएगा। फिर देखिएगा, रेखांकित पद में प्रयुक्त विभक्ति उससे संबंधित नियम का उल्लेख कीजिए, तो ग्रामम परितः वृक्षा सन्ति अभितः परितः समयानिक्षा हा प्रतियोगे अपि, वार्तिक सूत्र से ग्रामम में, अरे यहां पे परितः, यहां पे नहीं, ग्रामम में अंडरलाइन होगा, ठीक है, ग्रामम में अंडरलाइन कीजिएगा।
यहां नहीं होगा, ग्रामम में होगा अंडरलाइन, ठीक है, तो ग्रामम में हो जाएगा। कहता है अंडरलाइन जिसमें है उसमें बताइए, तो ग्रामम में द्वितीया विभक्ति है, द्वितीया विभक्ति कर्म कारक है। श्यामः पादेन खंजः, श्याम पैर से लंगड़ा है तो ये नांग विकारः, पादेन में तृतीया विभक्ति ये नांग विकारा से। रामो अपि त्वया सह गच्छति, तो त्वया में तृतीया विभक्ति, सह साकम सार्धम सहयुक्त प्रधाने सूत्र से त्वया में तृतीया विभक्ति कर्ण कारक है। अब आपको संस्कृत अनुवाद करना है। अगर आपने अनुवाद के नियम नहीं पढ़े हैं तो कायदे से पढ़ लीजिएगा। अनुवाद हमने करा दिया है, 2 पार्ट में वीडियो है, प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है आपके, ये संस्कृत में अनुवाद करें, जबरदस्त है, आपको दिक्कत नहीं होगी। वह जाएगा तो सहा गमिष्यति, लिट लकार है ना, लिट, मैं कल जाऊंगा, अहम श्वः गमिष्यामि। यह आकाशवाणी है, इयम इयम आकाशवाणी। अस्ति लगा दोगे, नहीं लगाओगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम विद्यालय जाते हो, त्वं विद्यालयम गच्छसि, ठीक है, गच्छसि, तुम विद्यालयम गच्छसि। चलिए, तो यह आपका पेपर प्यारे बच्चों पूरा होता है।